दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MD ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण क्लास को पढ़ेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपके लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस लिए हैं, यानी सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है और कई अन्य महत्वपूर्ण अच्छे लेवल की किताबों का अध्ययन करके, जैसे परीक्षावाणी, M लक्ष्मीकांत, मैंने सभी प्रश्न लिए हैं। तो अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए जो मैं क्वेश्चन सीरीज आपको क्लास वाइज करा रहा हूं, सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करते हो, तो दोस्तों आप यकीन मानना, आपको कोई किताब भी लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत होगा। और जितने भी पॉलिटी के चैप्टर हैं वो सभी के सभी हम एक साथ कवर करके चल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा और नए क्वेश्चन भी 100% इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, यानी इन क्लासों में देखने को मिलेंगे। और जिन स्टूडेंट ने अभी पॉलिटी को कम पढ़ा है या पढ़ रहे हैं तो उनका संपूर्ण पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट के रूप में ही। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी भी मंत्री से किसी भी समय त्यागपत्र कौन मांग सकता है। और मैं आपको एक बात और पहले ही बता देता हूँ, स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है और मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा। समय बर्बाद करने के लिए अपनी वीडियो में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को ही पढ़ाऊँगा। तो किसी भी मंत्री से किसी भी समय जो त्यागपत्र मांग सकता है वो मांग सकता है दोस्तों प्रधानमंत्री। क्योंकि किसी भी मंत्री को जो मतलब नियुक्ति या गठन से संबंधित जो भी मंत्री को रखना है, यानी मंत्रिमंडल में जिस भी मंत्री को रखना है, यहाँ प्रधानमंत्री का अपनी मर्जी से रखना होता है। लेकिन उसकी जो नियुक्ति की जाती है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी आपको याद रखना है। तो एक बिंदु आपको ये याद रखना है कि किसी भी मंत्री से प्रधानमंत्री त्यागपत्र तो मांग सकता है लेकिन वह उसे पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि उस मंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री सिर्फ सिफारिश ही कर सकता है कि इस मंत्री को पद से हटा दिया जाए, हटाएगा उसे राष्ट्रपति, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी मंत्री को उसके पद से कौन हटाता है। तो किसी भी मंत्री को जो उसके पद से हटाया जाता है वो हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी मंत्री को उसके पद से हटाया जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। और आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से जब हटाता है जब उस मंत्री की सिफारिश पद से हटाने की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से की हो। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो देश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और यह इंदिरा गांधी की फोटो है। नेक्स्ट है, भारत के वह एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो वे राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और आपको यह भी याद रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बन गए थे, यानी 64 वर्ष की आयु में। लेकिन अगर दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सबसे कम उम्र में जो राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो पहले जो एग्जाम में इस प्रश्न का आंसर होता था वो होता था नीलम संजीव रेड्डी, लेकिन अब जहाँ द्रौपदी मुर्मू होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है दोस्तों वो किसमें निहित होती है, तो राज्यपाल में। और बात करें संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और इन शक्तियों का प्रयोग ये स्वयं यानी अपने आप या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। और मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 153 के तहत राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण जो सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था वो दिया था वीपी सिंह ने। और अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो आंसर होगा आपका मोरारजी देसाई। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण दिया था इस्तीफा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय क्या है।
तो भारत का जो सर्वोच्च विधायी निकाय है वो है संसद, जो अनुच्छेद 79 के तहत भारत में एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। अगर आपसे बात पूछी जाए कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो भारत में सर्वोच्च है संविधान, और यहाँ अगर विधायी रखकर पूछा गया तो विधायी फिर आंसर होगा आपका संसद। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और इसके बाद हम जितने भी ये चैप्टर हैं पॉलिटी के, उन्हें सभी के सभी को संपूर्ण निचोड़ के साथ एक चैप्टर को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। यानी जैसे राष्ट्रपति हो, संघ की कार्यपालिका शक्ति, जितने भी चैप्टर है पॉलिटी के, उन्हें सभी को हम एक साथ पढ़ेंगे। फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट के रूप में पढ़ रहे हैं, और इस तरह भी आपका संपूर्ण पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अगर चैप्टर वाइज 100 प्रश्न एक चैप्टर में बन सकते हैं, तो मैंने 100 के 100 ही इस वीडियो में भी यानी इन क्लासों में दिए हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इनमें अधिकतर प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन रखा है सैंपल के रूप में रखा है, जो स्टूडेंट अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उन्हें पता चल जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए जो पात्र होने की न्यूनतम आयु सीमा होती है वो होती है 25 वर्ष। तो ऑप्शन भी आपका सही आंसर है। और भारत में प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होता है वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और ये भी आपको याद रखना है कि भारत में नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो है उच्चतम न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी 18 जनवरी 1950 को और उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। और मैं आपको बता दूं, उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वो है यतो धर्मस्तो जय, जिसका अर्थ है जहां धर्म है वहां जीत है। यह भी आपको याद रखना है। अमेरिका में विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में जो विधानमंडल को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। और अमेरिका में सबसे पहले संविधान लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है विश्व में, और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के तहत न्याय के अपील हेतु अंतिम न्यायालय कौन सा है? तो भारतीय संविधान के तहत न्याय के अपील हेतु अंतिम न्यायालय है उच्चतम न्यायालय। और भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका को दर्शाया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य जो है ये यतो धर्मस्तो जय, ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है महाभारत से। और महाभारत के लेखक कौन है या रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। भारतीय ध्वज में लाल और हरी पट्टी का सुझाव किसने दिया था? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय ध्वज में जो होते हैं वो 3 रंग होते हैं। तो इसमें लाल और हरी पट्टी का जो सुझाव दिया था वो दिया था पिंगाली वेंकैया ने। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और किस देश के विधानमंडल के ऊपरी सदन को सीनेट तथा निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, आपको एक बात ये याद रखनी है कि भारत में जो है वो संसदीय सरकार है, यानी संघात्मक सरकार है। और ये जो अमेरिका देश है इसमें है अध्यक्षात्मक सरकार। तो उसमें क्या होता है कि संसदीय जो सरकार होती है इसमें संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में जो राष्ट्रपति होता है वो संसद का अंग नहीं होता। इसमें केवल 2 सदन होते हैं अध्यक्षात्मक सरकार में। तो इसमें जो अमेरिका में ऊपरी सदन होता है उसे तो सीनेट कहा जाता है, और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो अमेरिका के ये दोनों सदन हैं, आपको याद रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि मैंने अभी जो बताया कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार है, और ऐसी सरकार में संसद का निर्माण 2 सदन से मिलकर होता है। इसमें राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता, जबकि भारत में संसदात्मक सरकार है, इसमें संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है।
दोस्तों आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड करना, आपका पॉलिटी से संबंधित ही क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं निकलेगा। चाहे तो आप सभी अभी तक जो आपने पढ़ा है, चलो आगे तो छोड़ो, अभी तक की सारी क्लासों को अटेंड करके देखना और प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना। और मैंने सभी प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से वीडियो में रखा है, यानी बड़े बड़े प्रश्नों को बहुत साधारण बनाकर, क्योंकि आपको तो एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ना है। किस देश में राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता? तो वह देश जिसमें राष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता वो देश होता है अमेरिका। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की संसद में ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की संसद में जो ऊपरी सदन को कहा जाता है वो कहा जाता है सीनेट। सीनेट अमेरिका की संसद में ऊपरी सदन को कहा जाता है। अमेरिका की संसद में निचला सदन को क्या कहा जाता है? तो अमेरिका की संसद में निचले सदन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारतीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो किया था पिंगाली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रगान के गायन की अवधि क्या है? तो पहले तो मैं आपको यही बता देता हूं कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गान है दोस्तों जन गण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में राष्ट्रीय गान के जो गायन की अवधि होती है वो होती है 52 सेकंड। नेक्स्ट है, भारतीय ध्वज में लाल और हरी पट्टी का प्रतीक क्या है? तो भारतीय ध्वज में लाल और हरी पट्टी का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? जैसे ये लाल हो गई, यो हरी पट्टी हो गई, तो इन दोनों रंग का जो प्रतीक होता है वो होता है हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक। भारतीय ध्वज में श्वेत पट्टी और चक्र का सुझाव किसने दिया था? यानी दोस्तों ये सफेद पट्टी हो गई और ये चक्र हो गया, तो इसका जो सुझाव दिया था ये किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल क्या था? तो वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, और इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? तो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। कार्यकाल भी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो आप सभी के कार्यकाल याद कर लेना और मैं अच्छे से आपको सभी के कार्यकाल पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो भारत में जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, और ये जो प्रक्रिया ली गई है ये कहां से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो वो अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 60। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उस समय शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठ यानी सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? यानी मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, और अगर व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह तक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 1997 में यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिया था, लेकिन उसे इन 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा 6 माह के बाद। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को किस सदन का सदस्य होना चाहिए? तो लोकसभा एवं राज्यसभा किसी में से भी एक सदन का।
क्योंकि संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का तीसरा अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट, आमतौर पर भारत में प्रधानमंत्री ज्यादातर किस सदन के सदस्य होते हैं? तो आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री ज्यादातर होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। लेकिन कुछ प्रधानमंत्री दोस्तों ऐसे भी हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। भारत में मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? तो भारत में जो मूल कर्तव्यों को लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ क्या है? तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेता है, और वो शपथ में क्या, मतलब शपथ क्या लेता है? तो उसकी शपथ होती है, श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये सभी राष्ट्रपति की शपथ होती है। नेक्स्ट, भारत के वे प्रधानमंत्री कौन थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो वे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वे थे इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। ये सभी प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यह आपको याद रखना है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित यानी संघ राज्य है? तो सही आंसर है 8। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का नाम इंडिया एवं भारत दोनों को स्वीकार किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, अगर कहीं आपसे एग्जाम में भारत का नाम पूछा जाए तो वहां आपका आंसर इंडिया एवं भारत दोनों होगा। तो ये किस अनुच्छेद के तहत स्वीकारा गया है? तो अनुच्छेद 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है उसके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान यानी 5 वर्ष से पहले अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो ये दे सकता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उसके पद के दौरान किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो उसके पद के दौरान हटाया जाता है वो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल को दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 56 के दौरान राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, यानी अगर 5 वर्ष भी पूरे हो गए और जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तो दोस्तों जब तक वही राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर सके? तो अनुच्छेद 56 ग या 3 के तहत। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तो उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना किसे देता है? यानी जब राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया तो अब उस उपराष्ट्रपति जो होगा इसकी सूचना किसे देगा? तो तुरंत इसकी सूचना दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट, किस देश में प्रधानमंत्री को निम्न सदन अर्थात हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ब्रिटेन में। तो आपको याद रखना है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो ब्रिटेन में निम्न सदन को कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों को भी निर्वाचन के बारे में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 328 के तहत। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या सदनों के निर्वाचन से संबंधित ऐसे विषयों पर जिस विषय पर संसद उपबंध नहीं करती है तो उस पर विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन पर इस पर भी जो विधि बनाती है वो संसद ही बनाती है, लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर संसद ने विधि नहीं बनाई या उपबंध नहीं करती, तो अब यहां विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राज्य विधानमंडल को।
अगला क्वेश्चन, भारत के वे उपराष्ट्रपति कौन थे जो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति बन गए थे? तो वे उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी और आर वेंकट रमन। ये दो उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो कार्यकाल इनका पूरा भी नहीं हुआ था और ये राष्ट्रपति बन गए थे। संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत तेज बहादुर सप्रू ने कब की थी? तो आपको ये याद रखना है कि संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने। किस वर्ष की थी? तो 1945 में। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? यानी जब मूल संविधान लिखा गया था तो उसमें जो मौलिक अधिकार थे दोस्तों वो 7 मौलिक अधिकार थे। कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। इसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है अनुच्छेद 300 के तहत और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। जैसे वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो कितने मौलिक अधिकार है? कुल 6 मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो आपको यह याद रखना है कि वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार मौलिक अधिकार था वो विधिक अधिकार है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ये मतलब संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 300 के में। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित था? तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार है। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आप इसकी नेक्स्ट क्लास को भी जरूर अटेंड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।